हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। तो आज के इस सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और यह अपडेट समझ सकते हैं कि पिछला बार इससे संबंधित जो पिछला अपडेट आया था या फिर पिछला जो एग्जाम हुआ था 2007 में हुआ था, उसमें बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई थी जिसकी सीबीआई जांच अभी तक चल रही है, लेकिन अभी तक उसका निर्णय नहीं आया है। लेकिन उसी बीच जो है नियुक्ति नियमावली बन चुकी है और यह है संबंधित झारखंड में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल करना चाहते हैं और आप अगर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है तो झारखंड सरकार यहां पर राज्य स्तरीय सेट एग्जाम कंडक्ट करेगी और ये एग्जाम जो है जेपीएससी के द्वारा, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा और उसके तहत आप असिस्टेंट प्रोफेसर झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप बन सकते हैं या फिर पीएचडी के लिए जो है आप इनरोल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। इसके लिए झारखंड सरकार ने नियुक्ति नियमावली बना चुकी है और ये कैबिनेट के द्वारा भी पास हो चुका है। इसमें हर चीज हम लोग जानेंगे, इसका सिलेबस क्या होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगा और इसमें कौन कौन छात्र फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब तक आप जानते होंगे कि बहुत सारे छात्र यही सोचते होंगे कि सर कि अगर हम बीएड नहीं किए हैं तो टीचर हम नहीं बन सकते हैं, शिक्षक हमारा बनना सपना है लेकिन हम बीएड तो किए ही नहीं है या फिर कर रहे हैं लेकिन अभी समय लगेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हम शिक्षक बनना चाहते हैं तो एक चीज बताते हैं, तो बिना बीएड के भी आप शिक्षक बन सकते हैं और वो है आपका अगर आप कम से कम पीजी किए हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं और या तो आप नेट जेआरएफ या फिर आप झारखंड में जो अभी आयोजित होने वाला है जेट एग्जाम या फिर 2007 में अगर आप दिए होंगे तो जेट एग्जाम, तो उसके तहत आप बन सकते हैं। तो नेट जेआरएफ या फिर सेट एग्जाम के तहत आप किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। वही आयोजित करने जा रहा है झारखंड और ये जिम्मा दिया गया है एग्जाम आयोजित करने का जेपीएससी को, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को। जैसा कि हमने बताया 2007 में कितने वर्षों के बाद फिर फाइनली जो है ये नियमावली बनी है और आयोजित किया जाएगा और बहुत सारे छात्रों को झारखंड के विभिन्न कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो सपना है वो पूरा होगा। तो ये नियमावली में किन किन चीजों को शामिल किया गया है अभी देखिएगा। तो जेपीएससी ने अपने वेबसाइट पर इसके रिगार्डिंग नोटिस भी जारी कर दिया है कि एग्जाम कब होगा। एडवर्टाइजमेंट अभी नहीं आया है, एडवर्टाइजमेंट कुछ दिन बाद हो सकता आएगा, लेकिन पहले जारी कर दिया है कि ताकि छात्र जो है अपने स्तर पर तैयारी करते रहे। नियमावली में सिलेबस के रिगार्डिंग बताया गया है, पैटर्न क्या रहेगा वो सारी चीजें हम बताएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर इसी तरह आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो सारे अपडेट आपको यहाँ पर मिलते हैं। टीजीटी, पीजीटी, सीटेट 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए या फिर 9, 10, 11, 12 या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सारे अपडेट आपको यहाँ पर मिलते हैं। साथ ही अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सारे छात्रों को इसका बेनिफिट मिल सके। और जो छात्र आने वाले जेट परीक्षा के लिए संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, आपको अभी थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें कि जेट परीक्षा में जो होगा झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में 2 पेपर होंगे जो कि यूजीसी नेट, आप सब बहुत सारे छात्र इस चीज से अवगत होंगे। यूजीसी नेट जो है कंडक्ट जो कराया जाता है पहले सीबीएसई के द्वारा कराया जाता था, लेकिन बाद में जब एनटीए का फॉर्मेशन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो वर्तमान में यूजीसी नेट जो है एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो उसी के तर्ज पर जो है झारखंड में जेट, विभिन्न राज्यों में सेट और जेट एग्जाम होता है, सेट एग्जाम होता है, उसी तरह झारखंड में भी सेट, जिसे जेट के नाम से जाना जाता है, इसमें भी 2 पेपर होंगे। और अभी इसके लिए क्लासेस जो है हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुके हैं। इसमें अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको स्पेशल 20% डिस्काउंट मिलेगा। इसमें घर बैठे आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं और ये सारी क्लासेस हमारा जो अपना ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, उसी पर उपलब्ध होगा। इसमें लाइव हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, क्लास हो गया, नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज हो गए, कंप्लीट मॉक टेस्ट हो गया, लाइव टेस्ट हो गया, सारी चीजें। चूंकि ये सीबीटी मोड एग्जाम होगा, 3 घंटे की परीक्षा होती है दोनों पेपर की, तो उसी तरह का आपका टेस्ट भी कराया जाएगा ताकि आप पहले से प्रैक्टिस करके चल सके जिससे कि आपको एग्जाम में वो दिक्कत ना हो।
तो जल्द से जल्द इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको ये बेनिफिट मिल सके। कोर्स आप कैसे ज्वाइन करना है, तो इसके लिए हमारा जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करके स्टोर में जाकर कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर आप अपना नाम और जिस सब्जेक्ट को ज्वाइन करना, चूंकि इसमें अभी जो जेट आयोजित किया जा रहा है 43 विषयों का आयोजित किया जा रहा है। यूजीसी नेट जो एग्जाम होता है, जो एनटीए के द्वारा लिया जाता है, 100 से ज्यादा वहां पर सब्जेक्ट है, 100 या 90 के लगभग टोटल सब्जेक्ट है। लेकिन जो जेट आयोजित किया जाएगा ये 43 विषयों का ही आयोजित किया जाएगा। तो सारे विषय तो हमारे अभी क्लासेस नहीं है, लेकिन बहुत सारे मेजर सब्जेक्ट के जो क्लासेस जो है प्रारंभ हो रहे हैं, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीधा जो नियुक्ति नियमावली है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले नियुक्ति नियमावली में जाने से पहले भी सबसे पहले आपको एक क्वालिफिकेशन बता देते हैं, इसलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर आप जेट एग्जाम देना चाहते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अभी जैसे कि झारखंड में पीजीटी एग्जाम हुआ, 11 विषयों का पीजीटी एग्जाम हुआ था, बहुत सारे छात्रों का इसमें सिलेक्शन है, जितना सीट हुआ। इसमें भी धांधली को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही है, एक ही सेंटर से बहुत सारे छात्र पास कर गए हैं। तो झारखंड में तो ये चीजें हमेशा चलती रहती है। अब जो चीजें अपनी जगह पर है उसके मामले तो चल ही रहे हैं, जांच होगी और अन्य चीजें होंगी, लेकिन अगर आगे और अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है तो उसके आगे हमें बढ़ना है। तो जो छात्र पीजीटी की है, मतलब पीजी वो कर चुके हैं, तो जेट के लिए भी आप वहां पर तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी अभी से ही शुरू कर दें। तो अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में सबसे ज्यादा अगर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका पीजी। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन जो छात्र किए हैं, और वही आपका मिनिमम कितना परसेंट होना चाहिए, 55%। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 50%। तो जो छात्र जिन्होंने पीजी किया हुआ है, अपना मास्टर्स डिग्री किया हुआ है, रिजर्व कैटेगरी में जिनका 50% या जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं 55% है कम से कम उनका, तो वो छात्र जेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग सीधा सा नियमावली जो जारी की गई है झारखंड सरकार के द्वारा, उसको हम लोग समझते हैं। ये जो नियमावली जारी की गई है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा जारी की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब ये रूल्स क्या चीज के रिगार्डिंग है, नियमावली क्या चीज के रिगार्डिंग है, फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑफ झारखंड 2024। मतलब कि अगर आप झारखंड के यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जेट आयोजित किया जाएगा। अब ये आयोजित कौन करेगा, तो जेपीएससी के द्वारा ये जो है परीक्षा जो है आयोजित किया जाएगा। जेट मींस झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, हिंदी में झारखंड पात्रता परीक्षा कहा जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब क्या, तो जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे स्कूल लेवल पर अपना पढ़ाते हैं तो उनको अध्यापक या सहायक अध्यापक जो भी कहा जाता है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर अ टीचर ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी पोजिंग सच क्वालिफिकेशन एज में प्रिस्क्राइब बाय द स्टैट्यूट एंड कंसर्न रूल, जो रूल्स के तहत जो प्रिस्क्राइब्ड है वो असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा तो जो एग्जाम लिया जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर बोलिए सर कि यूजीसी नेट और सीएसआईआर अलग अलग एग्जाम में होते हैं, जो मैथ और साइंस के होता है अलग एग्जाम होता है, और यूजीसी नेट जो है अलग अलग विषयों के एग्जाम अपना स्तर पर कंडक्ट करती है एनटीए के द्वारा। अब तो दोनों सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट ये दोनों जो आयोजित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो तो एनटीए के द्वारा ही कराया जाता है, लेकिन दो अलग अलग एग्जाम लिया जाता है। तो क्या इसमें भी मैथ साइंस का अलग एग्जाम होगा और बाकी ह्यूमैनिटीज और जो सोशल सब्जेक्ट है उसका एग्जाम अलग होगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें 43 विषय लिए जा रहे हैं, तो एक ही साथ एग्जाम इसमें लिया जाएगा, उसका अपना सिलेबस होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, जो यहाँ पर रूल में दिया हुआ है। क्लियर है? जेट एग्जाम हो गया, ये जो कंडक्ट कराया जाएगा जेपीएससी के द्वारा। यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेट आर इनवाइटेड बाय जेपीएससी वंस अ ईयर थ्रू प्रेस नोटिफिकेशन ऑफ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन एडमिशन इन पीएचडी। मतलब कि ये जो जेट एग्जाम जो नियमावली बनी है उसके तहत जेट एग्जाम जो है हर साल अब एक बार आयोजित किया जाएगा जेपीएससी के द्वारा।
अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा? मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑफलाइन नहीं होगा। ऑफलाइन का मतलब होता है पेपर मोड। पेपर मोड एग्जाम नहीं होगा, जैसे एनडीए एग्जाम लेती है ना ऑनलाइन, जैसे इस बार पीजीटी एग्जाम हुआ था झारखंड में जो जेएसएससी के द्वारा लिया गया था, उसी तरह जेपीएससी ये ऑनलाइन एग्जाम लेगी। सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें 2 पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और दोनों पेपर के बीच में आपको गैप नहीं दिया जाएगा। इसको इस तरह से समझिए कि जो एग्जाम लिया जाएगा, जो जेट एग्जाम होगा, इसमें टोटल 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पर बेस्ड होता है, जो जनरल कॉन्सेप्ट टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। इसका डिटेल में तो अभी सिलेबस जारी नहीं किया है, लेकिन हाँ ज़्यादातर चांसेस है कि जो यूजीसी नेट के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है वही एप्लीकेबल हो सकता है। तो वही आपका रहेगा पेपर 1 में। और पेपर 2 जो होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ये 1 घंटे की परीक्षा होती है और 2 घंटे की, मतलब कि टोटल जो है आपका 3 घंटे की परीक्षा हुई। तो अब बोलिएगा सर कि जैसे एग्जाम होता है, 2 एग्जाम यहाँ पर हो रहा है तो दोनों के लिए अलग अलग टाइमिंग होगा? तो नहीं। अगर मान लीजिए 9 बजे एग्जाम स्टार्ट होता है तो 9 से 12 के बीच में ये एग्जाम हो जाएगा। आपको बीच में ब्रेक नहीं मिलेगा, बीच में ब्रेक नहीं मिलेगा कि पेपर 1 आपका कंप्लीट हो गया तो छुट्टी हो गया, फिर पेपर 2 1 घंटे या 2 घंटे के बाद आपको ब्रेक के बाद होगा, तो ऐसा नहीं होगा। एग्जाम जो होगा 2 पेपर का होगा और दोनों अलग अलग पेपर होंगे, एक साथ नहीं होंगे, लेकिन दोनों के बीच में आपको गैप नहीं दिया जाएगा। आपको कंटिन्यूअस एग्जाम देना होगा। एक पेपर आपका जैसे ही सबमिट कीजिएगा, दूसरा आपका विद इन टाइम, मतलब 1 घंटा कंप्लीट होने के बाद जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होता है आपका पेपर 2 भी स्टार्ट हो जाएगा, बीच में गैप नहीं रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका पेपर 2 रहेगा और पेपर 1 जो होगा जनरल कॉन्सेप्ट पर, या फिर जो भी इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, फिर इसमें मैथ होता है, रीजनिंग होता है, आगे सिलेबस वगैरह पर भी डिस्कस करेंगे। वही यहाँ पर नियमावली में बताया गया है। ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे एमसीक्यूज टाइप के होंगे, इसमें आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग भी नहीं होगा। अधिकतर जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं टीचिंग एग्जामिनेशन, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नेट में भी नहीं होता है, पीजीटी टीजीटी किसी भी एग्जाम में नहीं होता है, तो इसमें भी आपका जेट में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें जो भी सही उत्तर दीजिएगा तो उसके बदले आपको 1 अंक दिए जाएंगे, और गलत उत्तर देने पर कोई अंक ना दिए जाएंगे ना काटे जाएंगे। वही चीज यहां पर देखिए लिखा हुआ है, जो पेपर 1 होगा 50 प्रश्न इसमें रहेंगे, टोटल 50 एमसीक्यूज रहेंगे जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। द क्वेश्चंस इन पेपर 1 इंटेंड टू assess the teaching and research aptitude of candidate. It will primarily to be designed to a test reasoning ability, reading comprehension, divergent thinking and general awareness of the candidate. मतलब इसमें जनरल कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें अब कौन कौन टॉपिक रहेगा, जैसे कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, रिसर्च एप्टीट्यूड रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इसके अलावा इसमें कंप्रीहेंसिव रहेगा, डीआई होता है जो डाटा इंटरप्रेशन वगैरह होता है, वो सारे पूछे जाते हैं, पीपल एनवायरनमेंट वगैरह से संबंधित होते हैं, कुछ इसमें पॉलिटी सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन से भी प्रश्न वगैरह जो पूछे जाते हैं। तो उन सभी को मिलाकर जो है 50 प्रश्न जो है 100 मार्क्स का ये पेपर 1 में रहेगा। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है, कॉमर्स है तो कॉमर्स के अनुसार जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार तैयारी करनी है, किसी का इंग्लिश लिटरेचर है तो इंग्लिश के अनुसार, हिंदी का है तो हिंदी के अनुसार जो उसका सिलेबस डिजाइन किया गया है उसके अनुसार आपको तैयारी करना है। और उसी से 100 प्रश्न रहेंगे जो कि टोटल जो है इसमें 200 अंकों का, मतलब कि टोटल जो है आपका जो है 300 अंकों की जो है ये परीक्षा होगी। 300 मार्क्स की ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो बनेगा, जो फाइनल आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा इसी 300 अंक पर होगा। इसमें ध्यान रखिएगा दोनों कंपलसरी पेपर है, कोई इसमें क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, दोनों कंपलसरी पेपर है। मेरिट बनेगा दोनों के पेपर के अंक को जोड़कर बनेगा। इसमें अब बोलिएगा सर कि इसमें तो पोस्ट नहीं है, ये तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ध्यान रखिएगा इसमें सीधे आपको जेट एग्जाम दिए पास कर गए तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चूंकि इसमें सीट नहीं होती है, मतलब सीट क्या, इसमें एक एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया आपका, ये पास कीजिएगा फिर आपका वैकेंसी निकलेगा, तो उसमें हो सकता है इंटरव्यू के आधार पर या फिर आपका एग्जाम लिया जाएगा और उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब क्या है कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप यहाँ पर क्वालिफाई कर गए हैं। जैसे कि अभी देखिएगा झारखंड में नीड बेस्ड जो टीचर्स फैकल्टी की अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, अभी रांची यूनिवर्सिटी में निकला है 300 करीब ज़्यादा,
अलग अलग यूनिवर्सिटीज में निकले हैं, जिसमें कि अभी 57,000 सैलरी कितना मिल रहा है इसमें आपका 57,700 रुपया दिया जा रहा है पर मंथ। ये जो नीड बेस्ड आवश्यकता आधारित टीचर की जो नियुक्ति की जा रही है, नीड बेस्ड टीचर्स रिक्वायरमेंट ऑफ। अब बोलिएगा सर कि ये तो नियुक्ति हो गया, तो ये तो चलिए टेम्पोररी नियुक्ति है, क्या परमानेंट नियुक्ति नहीं होती है? तो बिल्कुल होती है। जैसा कि अभी देखिएगा तो सहायक आचार्य का परीक्षा लिया जा रहा है। अभी बहुत सालों से टेट एग्जाम नहीं लिया जा रहा था, जेटेट एग्जाम नहीं लिया जा रहा था, क्योंकि जेटेट भी क्या करता है, एक सर्टिफिकेट देता है, फिर उसके बाद एग्जाम हो रहा है जैसे सहायक आचार्य का, फिर उसके बाद नियुक्ति होगी। 26,000 वैकेंसी आए, उसके आधार पर नियुक्ति होगी। वही चीज अभी यहाँ पर किया जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर में। अभी जेट एग्जाम लिया जा रहा है। अभी मान लीजिए सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर जो 2007 में नियुक्त हुए थे उनके आधार पर लिया जाता है, तो बहुत सारे साथ हंगामा करते हैं कि 2007 के बाद तो एग्जाम लिया ही नहीं गया है, तुरंत ये वैकेंसी क्यों निकाली जा रही है। जैसे ही एग्जाम होगा तुरंत वैकेंसी, हजारों वैकेंसी आएगी, जो कि जेपीएससी के द्वारा फिर वो आयोजित किया जाएगा और राज्य भर में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो खाली सीटें हैं वहां पर नियुक्ति की जाएगी। लेकिन जब तक जेट आप पास नहीं कीजिएगा तो उसमें आप भर ही नहीं सकते हैं फॉर्म। तो उसको आप फॉर्म भरना है तो जेट को आपको पास करना पड़ेगा, या तो आप पीएचडी किए हुए हैं या फिर नेट जीआरएफ क्वालिफाई किए हैं, तभी आप उसको फॉर्म भर सकते हैं। तो इसीलिए जेट देना अनिवार्य हमारे लिए जरूरी है। ये सिर्फ सर्टिफिकेट बोल देने से लगता है कि नहीं सर्टिफिकेट मिल गया तो ये तो मेरा समय का बर्बादी है, तो बिल्कुल नहीं। आपको एक स्टेप पूरा कंप्लीट हुआ, दूसरा स्टेप आपके लिए खुला है। जैसे ही वैकेंसी आएगी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको तुरंत उसमें मौका मिल जाएगा, क्योंकि उसमें कैंडिडेट कम रहेंगे, कंपटीशन कम रहेगा। अब इसमें सवाल उठता है कि सर इसमें कोई सीट नहीं है, तो कुल कितने कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई करेंगे? तो क्या इसमें रैंडम है या फिर 80% से ज़्यादा, ये कैसे तय होता है? तो इसमें 6% छात्रों को लिया जाता है। टोटल मतलब जितना भी सीट है उनका 6% छात्रों का कैंडिडेट का चयन किया जाता है। 6% टोटल कैंडिडेट का चयन होता है। अब इसमें कट ऑफ तैयार होता है। 6% लिया जाएगा तो हाईएस्ट कट ऑफ कितना जाएगा तो वो तो आता है, तभी पता चलता है। जैसे यूजीसी नेट में कभी 60% जाता है, जीआरएफ वगैरह के लिए 54%, 50%, मतलब कि 300 अंक में, ध्यान रखिएगा 300 में है। अभी तो परसेंटाइल कर दिया है, 100 परसेंटाइल तो 99 परसेंटाइल, इस तरह से परसेंटाइल दिया जाता है। पहले क्या होता था कि उसमें आपको परसेंटेज लिखा हुआ रहता था, अभी तो परसेंटाइल कर दिया गया है। तो मान के चलिए कि 55 से 60% के बीच में, 55 नेट क्वालिफाई करके अगर आपको जीआरएफ चाहिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर चाहिए, तो 60%, 61%, 64%, 65% तक जीआरएफ स्टूडेंट को मिल जाता था। क्लियर है? तो वही चीज यहां पर झारखंड में किया जाएगा। फी, अब इसके लिए फी कितना रहेगा? जैसे कि आप फॉर्म भरिएगा तो इसके लिए फी कितना रहेगा, तो उसके लिए अभी नियमावली में नहीं बताया गया है, वो आगे जब जेपीएससी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा तो उसमें आपको फीस के बारे में कि एप्लीकेशन फी कितना रहेगा। जो सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट क्या है, तो आगे एक अपेंडिक्स दिया हुआ है, एक इंडेक्स दिया हुआ है, उसमें सारा लिस्ट दिया गया है। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ जेट बी पब्लिश्ड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ यूजीसी नेट, सीएसआई या यूजीसी नेट, मतलब इसका जो जेट का जो सिलेबस और जो सारे सब्जेक्ट होंगे वो यूजीसी नेट के द्वारा या सीएसआईआर यूजीसी नेट के द्वारा जो जारी सिलेबस है वही सेम सिलेबस रहेगा। वो चीज़ यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे छात्र जो है हम पहले ही से बताते आ रहे हैं, बहुत सारे छात्र इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हैं कि आखिर जो जेट का सिलेबस रहेगा, 2 पेपर है मेरा, मान लीजिए पेपर 1 और पेपर 2 में कॉमर्स है, तो पेपर 1 में क्या सिलेबस रहेगा, पेपर 2 में क्या सिलेबस रहेगा कॉमर्स का, नियमावली में तो दिया ही नहीं गया है। तो वो क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर, द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर जेट विल बी बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर यूजीसी नेट, सीएसआईआर, यूजीसी नेट। जो सीएसआईआर, यूजीसी नेट या यूजीसी नेट के द्वारा जो लिस्ट सब्जेक्ट का लिस्ट है या जो उनका सिलेबस है वही सेम सिलेबस रहेगा। जैसे पेपर 1 का, जैसे कि आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा गूगल में, यूजीसी नेट सिलेबस, तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर में ही आएगा। देखिए यहाँ पर सब सिलेबस दिया हुआ है। ये यूजीसी नेट के लिए, मतलब जून 2019 के बाद ये सिलेबस चेंज हुआ था। जून 2019 से पहले सिलेबस अलग था।
वो सिलेबस दिया हुआ है। जैसे पेपर 1 का सिलेबस क्या रहेगा, तो हिंदी में भी इंग्लिश में दिया हुआ, जैसे हिंदी में हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर यही सिलेबस आपका रहेगा पेपर 1 का, जिसमें कि शिक्षण अभिवृत्ति में क्या क्या रहेगा वो सारा दिया हुआ है। फिर शोध अभिवृत्ति, उसमें क्या शोध वगैरह के बारे में, शोध पद्धति के बारे में, शोध के चरण। बोध मतलब कि वही आपका गद्यांश रहेगा, कंप्रिहेंसिव पैसेज रहता है। कम्युनिकेशन, संप्रेषण, फिर वही मैं जो रीजनिंग वगैरह, मैथ्स वगैरह रहेगा इसमें। फिर आपका जो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह इसमें सारा है। फिर आंकड़ों की व्याख्या, मतलब वही DI वगैरह। फिर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT। फिर उसके बाद लोग, विकास और पर्यावरण वगैरह के बारे में, विकास डेवलपमेंट वगैरह के बारे में। फिर उच्च शिक्षा प्रणाली ये रहेगा। मतलब कि इसमें टोटल 10 यूनिट है पेपर 1 में, 10 यूनिट है। और हर एक यूनिट से देखिएगा तो यहाँ पर 5 प्रश्न रहेंगे। टोटल 50 प्रश्न आएगा पेपर 1 में, तो हर एक यूनिट से आपका 5 प्रश्न, हर एक यूनिट से, मतलब कि यूनिट 10 5 प्रश्न से, मतलब कि क्लियर कर दिया गया कि हर एक यूनिट से कितना प्रश्न रहेंगे। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर किया हुआ है, तो यही सिलेबस आप पर अप्लीकेबल होगा। अब इसमें देखिए इकोनॉमिक्स का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी का हो गया, सोशियोलॉजी का, हिस्ट्री का हो गया। जैसे हिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं हिंदी में ही, तो हिस्ट्री का सिलेबस देखिए यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। इसका कोड 6 है। तो इसमें जो है आपका ये लिखा हुआ है किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न इसमें आएगा। अब इसमें देखिए सिलेबस क्या रहेगा, तो संकल्पनाएं, विचार और अवधियां, शब्दावली, भारतवर्ष, सभा, समिति, वर्णाश्रम, वेदांत वगैरह, पुरुषार्थ वगैरह, तो ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। लिस्ट दिया हुआ है क्या क्या इसमें पढ़ना है आपको, सिलेबस सारा दिया हुआ है। संवाद हो गया। फिर इकाई 1 में स्रोतों संबंधी वार्ता, पुरातत्वीय स्रोत वगैरह हो गया। मतलब ये सिलेबस दिया हुआ है कि क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है, तो सारा यहाँ पर लिस्ट आपका दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग आपका रहेगा। जो चीज़ यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है द लिस्ट ऑफ जेट सब्जेक्ट इन नेक्स्ट एज अपेंडिक्स 1 and list of syllabus of post graduation level is annexed to appendix 6. The list of subjects shall be updated as per the revision list of UGC NET। मतलब जी अगर बाद में UGC NET वगैरह, CSIR NET वगैरह में कोई चेंज होता है तो उसके अनुसार ये भी चेंज होगा, मतलब जो अप्लीकेबल उसके लिए वही है। अब इसमें आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जा रहा है जेट में, तो अभी ये हम लोग देख लेते हैं अपेंडिक्स में जाकर। हाँ, अपेंडिक्स 6 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। ध्यान रखिएगा पीजी के लेवल पर आपको इस ध्यान में रखकर फॉर्म को भरना है। एंथ्रोपोलॉजी है आपका, अब्रिक है, बंगाली है, चाइनीज़ है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन है, इकोनॉमिक्स या रूरल इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, इन्वायरमेंटल साइंस है, फ्रेंच है, जियोग्राफी है, जर्मन है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, जापानीज़ है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर है, सोशल वर्क है, लॉ है, मैथिली है, मैनेजमेंट है इंक्लूडिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मार्केटिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह में जिसमें आपका पर्सनलाइजेशन है, जिसमें फिर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन है, फिर म्यूजिक है, ओरिया है, परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर है, पर्शियन है, फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, संस्कृत है, संथाली है, सोशियोलॉजी है, स्पेनिश है, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज है, हो है, कुरमाली है, खड़िया है, कुड़ुक है, मुंडारी है, खोटा है, नागपुरी है, पंचप्रज्ञा है, उर्दू है, योगा है, फिर केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, फिर मैथमेटिकल है, स्टैटिक्स है और फिजिक्स है। तो ये जो है 54 सब्जेक्ट अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में इनमें से कोई भी आपका है तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर कि हम किस सब्जेक्ट में फॉर्म भरेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप अप्लाई कीजिएगा तो उसके लिए कोड अलग है। ये ध्यान रखिएगा पीजी में आपका ये सब्जेक्ट है तो आप फॉर्म जेट का भर सकते हैं। अब बोलिएगा सर कि प्रारंभ में तो आपने बताया कि 43 विषयों में ही एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, यहाँ पर तो देखिएगा तो टोटल कितना हो गया, 54 हो गया। ये कैसे हुआ? एक्चुअली क्या है ना कि ये पीजी में क्या क्या आपका सब्जेक्ट है, जैसे होता है ना, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर लिख दिया गया है ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज,
तो ट्राइबल और रीजनल लैंग्वेज को ही एक सेक्शन बना दिया गया है। उसमें हो सकता है आपका हो, खड़िया हो, कुरमाली हो, पंचपरगिया हो, तो उसको एक सेक्शन बनाया गया है। आपने पीजी इसमें से कोई एक में ही किया होगा, सारे में तो नहीं किए होंगे, तो इसीलिए उसको एक सेक्शन माना गया है अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट के जैसा उसमें उसको सिलेक्शन किया गया, इसलिए उसमें 43 विषयों पर ही एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। लेकिन ये सारे से अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कि वो लिस्ट कहाँ पर है जो 43 विषय का दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। हाँ ये रहा आपका, देखिए यहाँ पर 43 सब्जेक्ट है। जैसे देखिएगा इसमें कि लाइफ साइंस दिया, बॉटनी एंड जियोलॉजी दे दिया है, या तो आप पीजी बॉटनी में किया या फिर जियोलॉजी में, तो यहाँ पर देखिए इसी को 2 सब्जेक्ट फिर बना दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर देखिए 43 विषय में ही एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जा रहा है। यहाँ पर देखिए सारा दिया हुआ है। ये एग्जाम में ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते वक्त ये कोड दिखेगा आपको, जो अभी थोड़ा देर पहले हम पीजी में आपका जो सब्जेक्ट है वो दिखा रहे थे, वो कोड नहीं दिखाएगा। एंथ्रोपोलॉजी कोड नंबर 7, अरविक 29। अब बोलिएगा सर ये कोड का क्या यूज होता है? फॉर्म भरते वक्त या फिर आपका सिलेबस बनाते वक्त, डिजाइन करते वक्त, जैसे कि यूजीसी नेट के वेबसाइट पर जाइएगा ना, तो कोड के आधार पर ही सिलेबस रहता है। जैसे कि हम यहाँ पर किसी का खोलते हैं, कॉमर्स का खोलते हैं, देखिए सबसे ऊपर में कोड ही दिया रहता है, कोड नंबर 8। देखिए मिलाकर देखिए यहाँ पर कोड नंबर 8 कॉमर्स है, वो मिलेगा आपको, हर चीज़ में वो मिलता है कोड। वो कोड रखने से वो समस्या ही नहीं होती है। कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए टोटल 43 विषयों में जो है ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है आपका? तो सिलेबस से संबंधित जितना भी अपडेट था वो सारा चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस डिटेल में भी चर्चा नहीं किए, क्योंकि अब सिलेबस को अगर एक एक पॉइंट चर्चा करना है तो उसके लिए अलग अलग पेपर 1 का अलग सिलेबस का आपको वीडियो बनाना होगा, पेपर 2 में जितने भी सब्जेक्ट है फिर उसका अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। अभी बाकी हम ये नियमावली आपको समझा रहे हैं कि हर चीज़ आपको क्लियर हो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं कि एग्जाम के लिए डिसीजन लेते हैं लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं रहता है सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा। तो ये चीज़ें जानना जरूरी है, क्योंकि तैयारी अभी से ही करना आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर हम लोग चर्चा करें मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा। तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर को छोड़कर अगर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है तो इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी में ही रहेगा, लेकिन बाकी सारे चीज़ जो है आपका हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो ऑप्शन आपको वहाँ पर आएगा कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आप कौन सा रखना चाहते हैं। जब फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर तो दोनों दिखता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों दिखता है, उसमें कोई टेंशन नहीं होता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। इन केस ऑफ एनी एम्बिलिटी ट्रांसलेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश वर्जन विल बी ट्रीटेड एज ए फाइनल। अगर मान लीजिए जैसे हिंदी और इंग्लिश में दोनों दिया हुआ है, दोनों में कभी कभी ये चीज़ होता है कि हिंदी का मीनिंग कुछ और निकल जाता है, इंग्लिश में कुछ और रहता है, तो फाइनल किसको सिलेक्ट किया जाएगा? तो इंग्लिश वाले को ज़्यादा प्रीफर दिया जाएगा, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वही सत्य माना जाएगा, हिंदी में कुछ भी लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। फिर मार्किंग कैसे है? हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो सारी चीज़ हम आपको बता चुके हैं। अभी एलिजिबिलिटी क्रिया तो ये प्रारंभ में ही बता दिए, इसको एक बार और भी समझ लेते हैं कि नियमावली में क्या लिखा हुआ है। तो कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने अपना पीजी किया हुआ है कम से कम 55% के साथ विदाउट राउंडिंग ऑफ मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए वो इस छात्र फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो कम से कम आप, या फिर शेड्यूल कास्ट में एसटी एससी में आते हैं, या फिर अन्य कैटेगरी में आते हैं पीडब्ल्यूडी या फिर दिव्यांग छात्र वगैरह, तो 50% कम से कम आपका पीजी मास्टर्स डिग्री या फिर इक्विवेलेंट डिग्री में होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
इसमें बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि हम अगर अपीयरिंग में है, मास्टर्स मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अपीयरिंग है मेरा इस साल कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या फॉर्म को भर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल यस। कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर द क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री फाइनल ईयर, मतलब लास्ट ईयर है, एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल वेटेड, और कैंडिडेट हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड मे आल्सो अप्लाई दिस टेस्ट। क्लियर है? आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बोलिए सर कि मान लीजिए मेरा फर्स्ट ईयर है, तो क्या एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं। ये चीज भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक सर्टिफिकेट है, आपको एक सर्टिफिकेट मात्र आपको मिलेगा, एक बड़ा सा सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। इसका जरूरत कब पड़ेगा? जब पीएचडी में आप एडमिशन लेने जाइएगा और जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जाइएगा, तभी जरूरत पड़ेगा। बाकी समय तो ये कागज है एक मात्र। तो जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जाइएगा, आपके पास ये डिग्री आ गई, मतलब ये सर्टिफिकेट आ गया, या फिर पीएचडी के लिए, तो उस समय आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये चीज यहां पर लिखा हुआ है। However, such candidate will be admitted provisionally and shall be considered eligible for assistant professor and admission in PhD only after, तभी आप एलिजिबल, सर्टिफिकेट आपको मिल गया है, लेकिन तभी आप एलिजिबल घोषित किए जाएंगे जब दे हैव पास देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 55% और 50% रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो ये चीजें क्लियर यहाँ पर ली, मतलब कि अगर आप पीजी फर्स्ट ईयर भी है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल ईयर वाले भी भर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि आप अपना जो मास्टर्स डिग्री है, जब भी आप पीएचडी में एडमिशन लेने जाए या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जाए, वो कंप्लीट आपका कम से कम होना चाहिए। अब इसमें आपके मन में सवाल उठेगा सर कि जो हमको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, जो ये सर्टिफिकेट हमको मिलेगा, जो जेट सर्टिफिकेट मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी एडमिशन के लिए, उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी? तो लाइफ टाइम। ये हर सर्टिफिकेट अब पहले ही नियम बन चुका है, 1-2 साल पहले ही, 2-3 साल पहले ही नियम बना था। अभी जैसे कि झारखंड में जेटेट हो गया, सीटेट हो गया, एनटीए जो यूजीसी नेट वगैरह हो गया, नेट का, चाहे सीएसआईआर नेट का, सारे सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दिया गया है। जब मन तब, पहले तो 7 साल का, 5 साल का ऐसे वैलिडिटी होता था, 3 साल का वैलिडिटी होता था। तो उसी तरह जेट का भी वैलिडिटी, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप एक साल अभी पास कर गए, मान लीजिए 20 साल बाद नियुक्ति, जैसे 2007 में जो छात्र पास किया है अभी तक उसका नियुक्ति नहीं हुआ है। 2007 मतलब कि उधर 3 साल और इधर आपका 14 साल, मतलब 17 साल, 16 से 17 साल हो गया, अभी तक उनका नियुक्ति नहीं हुआ है, सर्टिफिकेट लेके ये बैठे हुए हैं। अब ऐसा नहीं कि अभी नियुक्ति नहीं होगा, अभी नियुक्ति होगा बिल्कुल, क्योंकि पिछला भी वैकेंसी आया था, हाईकोर्ट ने उसको रोक लगा दिया था। तो झारखंड में ये चीज़ें, और हर जगह ये चलती है, झारखंड ही नहीं ये हाल है, हर जगह यही हाल है, लेकिन नियुक्ति हो रही है आपका। इस बार नियुक्ति होगी ताकि बहुत सारी जो कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में जो खाली सीटें हैं वहाँ पर टीचर आए और बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, इसके लिए अभी नियुक्ति होने वाली है। तो ये वैलिडिटी के लिए हम बता रहे थे कि मान लीजिए कुछ सालों तक अगर नियुक्ति नहीं होती है तो, या फिर आप किसी कारणवश हो सकता है कि इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में आप पास नहीं कर पाए, तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर यह है कि ये इनवैलिड नहीं होता है सर्टिफिकेट, अगला अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उसमें हम क्वालिफाई करेंगे, उसमें इंटरव्यू मेरा अच्छा जाएगा और लेकिन हम असिस्टेंट प्रोफेसर जरूर बनेंगे। ये चीज़ें आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। वही नियमावली में भी चीज़ें शामिल किया गया है। क्लियर सभी को? तो सारा चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करते जा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर कि जो नियमावली में बनाई गई, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को हम लोग लेके यहाँ पर चल रहे हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले तो सिलेबस और पैटर्न हमने देखा, क्वालिफिकेशन देने हमने देखा, फिर सर्टिफिकेट, जो कोर्स की वैलिडिटी है, वो सारी चीज़ हमने डिस्कस किया है, एलिजिबिलिटी, फिर एग्जाम्ड कौन है, मतलब कि कोई छात्र जेट उसको देना जरूरी है या फिर नहीं है, तो वो तो डिपेंड करता है उसी छात्र पर कि देना है या नहीं देना है। लेकिन आयोग ने कहा दिया है कि जो छात्र नेट जेआरएफ वगैरह क्वालिफाइड हैं या पीएचडी वगैरह कर चुके हैं,
सॉरी नेट जेआरएफ अगर क्वालिफाइड है तो उनको जेट देने की जरूरत नहीं है। अब पीएचडी कर चुके हैं तो आपको जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर हैं पीएचडी के आधार पर तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन अगर आगे उससे ऊपर हायर पोस्ट पर जाना है एसोसिएट प्रोफेसर, तो वहाँ पर आपको नेट या जो सेट वगैरह होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके बिना प्रमोशन आपको नहीं मिलता है। तो पीएचडी वाले कैंडिडेट भी इसको देते हैं एग्जाम। तो अगर लेकिन हाँ नेट जेआरएफ अगर क्वालिफाइड है तो आपको इसको देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप पर डिपेंड करता है, आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल। बहुत सारे छात्र जो हैं लिस्ट बना कर रखते हैं कि मेरे पास 7, मेरे पास 6, मेरे पास 5, मेरे पास 3, तो 2 नेट क्वालिफाइड है तो जेआरएफ क्वालिफाइड है, तो इस चीज़ें रहती है। कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड द प्रीवियस जेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अगेन द सेम सब्जेक्ट। अगर अब 2007 वाला जो जेट एग्जाम हुआ था झारखंड में, अगर उसमें क्वालिफाइड है पहले वाले में, तो अब फिर से देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सेम सब्जेक्ट में आपको देने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। एज रिलैक्सेशन इसमें क्या है, यहाँ पर कोई अपर लिमिट नहीं है। एज रिलैक्सेशन में कोई मतलब नहीं है अगर आप 60 साल है, 70 साल है, मतलब 60 साल से कम, क्योंकि उसका रिटायरमेंट एज हो जाता है, तो 55 साल है, मतलब कि कोई अपर लिमिट नहीं है एज का। आप फॉर्म भर सकता है, कोई भी छात्र इसमें फॉर्म भर सकता है, आपका एज से कोई मतलब नहीं है, एज कोई यहाँ पर फैक्टर नहीं करेगा। रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, तो झारखंड का जो रूल्स है, ये एडवर्टाइजमेंट आएगा झारखंड जेपीएससी के द्वारा, तब पता चलेगा इसमें किस तरह से क्या क्या सर्टिफिकेट में चाहिए रिजर्वेशन लेने के लिए, वहीं पर पता चलेगा। अब डिसेबिलिटी के लिए तो ये हम नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है तो ये जेपीएससी जारी करेगा, तो उस समय ही आपको बताएंगे जब एडवर्टाइजमेंट आएगा। इसमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो जेपीएससी आएगा तो अपने अनुसार सारा गाइडलाइंस देगा। फॉर्म भरने के लिए आसान है, बहुत आसान रहता है। जेपीएससी की वेबसाइट पर जाना है, वहीं पर ऑनलाइन सेक्शन में जाकर फॉर्म भर देना है, तो इससे कोई मतलब नहीं इतना ज़्यादा पढ़ने का। जितना ध्यान रखना है कि जो भी फॉर्म भरना है हम लोग को सबको बचा के रखना है, जितना भी उसमें सर्टिफिकेट वगैरह है, पेमेंट वगैरह का है, इमेज वगैरह अपलोड करना है तो उसी समय पता चल जाएगा। सारा चीज़ इसमें दे दिया है नियमावली में ही। नियमावली भी फॉर्म भरने से संबंधित भी बताया गया है, चेक लिस्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या ध्यान रखना है, अपना एड्रेस वगैरह अच्छे से देना है, पिन कोड अच्छा देना है, सही देना है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। वही चीज़ है, सब चीज़ कैसे मिसकंडक्ट वगैरह करते हैं या फिर कोई भी चीज़ें करती हैं तो उसके रिगार्डिंग सारा चीज़ यहाँ पर है। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो जेपीएससी के वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड वगैरह के लिए डाउनलोड वगैरह करना है, वहीं पर सारा चीज़ करना है। तो फाइनली सारा चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर जेपीएससी के वेबसाइट पर एक चीज़ अपडेट आया है इसके रिगार्डिंग, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है, इसका एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जेपीएससी के द्वारा जारी किया गया है झारखंड पात्रता परीक्षा झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, जिसमें ये बताया गया है कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 57 एवं अन्य के तहत रूल्स फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के आलोक में झारखंड राज्य में स्थित जो महाविद्यालय या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उसमें सहायक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए जेट जो है मई या जून 2024 में आयोजित किया जाएगा। मतलब कि अभी सिलेबस वगैरह, मतलब कि सारा चीज़ तो आ चुका है, नियमावली में सब चीज़ बता दिया गया है। हाँ, बस अभी फॉर्म नहीं भराया है, लेकिन आयोग चाहता है कि छात्रों से आप तैयार रहें, कभी भी फॉर्म आ सकता है, आप तैयारी करते रहिए। मई या जून 2024 में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और जैसे ही एग्जाम कंडक्ट होता है आप कुछ दिन बाद देखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हजारों वैकेंसियां लाई जाएगी, और उसमें वही छात्र फॉर्म भर सकते हैं जो या तो नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो या जेट क्वालिफाइड है या फिर पीएचडी किए हुए हैं, वही छात्र उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये मौका आपको हाथ से नहीं जाने देना है, तैयारी आज से और अभी से ही लग जाना है, ताकि आप एग्जाम तक अच्छे से तैयारी कर सके और इसको क्वालिफाई कर सके और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना आप पूरा कर सकें, जिसमें कि आपको लाखों पैकेज। अभी देखिए कि अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो अभी नीड बेस्ड टीचर की नियुक्ति हो रही है, गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हो रही है, 57,700 रुपये उनको मंथली पेमेंट हो रहा है। अगर आप परमानेंट नियुक्त होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी नियुक्ति के समय 1 लाख से, मतलब 1 लाख से 1.5 लाख के लगभग आपका टोटल जो है सैलरी रहेगी, अगर परमानेंट नियुक्ति होती है तो अच्छे खासे इसमें वेतन आपको मिलते हैं। मतलब कि एक जो आप बी ग्रेड या जो ग्रुप ए के, ग्रुप सी के जो नियुक्ति मतलब आईएएस वगैरह को थोड़ा नीचे छोड़ दे, या फिर उसके लेवल से समझिए, जो उनको तो थोड़ी बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन जो सैलरी होती है मतलब कि आईएएस और आईपीएस के लेवल की जैसा इसमें सैलरी आपको मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग ही आपका, आप समझ सकते हैं।
तो इसके लिए तैयारी अच्छे से कीजिए। इस बार बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसमें खुद राज्यपाल जी इन्वॉल्व हैं, और चूंकि इसमें जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उसके जो चांसलर होते हैं राज्य स्तर के, उसमें चांसलर जो होते हैं राज्य के राज्यपाल ही होते हैं, और खुद इसमें इन्वॉल्व है ताकि सारे यूनिवर्सिटी में अच्छे से नियुक्ति हो और सारे सही तरीके से पारदर्शिता के साथ और समय पर नियुक्तियाँ हो, जिससे कि छात्रों को भी जो राज्य स्तर में विभिन्न कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनको अच्छा शिक्षा मिल सके, और लोग यहाँ पर जो छात्र पढ़ाई करके बैठ चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं या फिर नेट जेआरएफ जेट क्वालिफाई कर चुके हैं, उनको जॉब भी उनके एलिजिबिलिटी के आधार पर उनको मिल सके। इसलिए तैयारी करना अत्यंत आवश्यक है और आज से आप लग जाइए। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब इसमें डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर एमसीक्यूज हो गया, अपडेट हो गए, सिलेबस हो गया, हर चीज़ आपको यहाँ पर बताई जाएगी। हम और हमारी टीम के द्वारा आपको यहाँ पर संपूर्ण तैयारी आपको एग्जाम तक कराई जाएगी, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक, या फिर पीएचडी अगर आप करना चाहते हैं। अब बोलिए सर पीएचडी में एडमिशन मान लीजिए लेते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा? तो पीएचडी में अगर बेनिफिट लेते हैं तो अभी करीब आपका पीएचडी करने के लिए आपको हर महीने 35 से 40 हज़ार की ये स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। जैसे कि आप जूनियर रिसोर्स फेलोशिप अगर आप जीआरएफ क्लियर करते हैं, जो नेट जीआरएफ यूजीसी के द्वारा जो है, तो उसमें आपको भी वही आपको स्कॉलरशिप मिलता है। उसी तरह आप यहाँ पर पीएचडी झारखंड में करते हैं तो आपको ये झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा आपका। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो आपको भी वहाँ पर जो सैलरी है उसके अनुसार आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अभी भी देखिए झारखंड में नीट बेस्ड टीचर की नियुक्ति हो रही है आपका 1 साल के लिए, जब तक ये नियुक्ति परमानेंट नहीं होती है तब तक के लिए। तो उसमें भी देखिए 57,700 की सैलरी मिल रही है आपका, जो कि अच्छे खासे, बाद में उनको परमानेंट तो किया ही जाता है या फिर विभिन्न परीक्षाओं के तहत तो वो परमानेंट हो ही जाते हैं। एक्सपीरियंस भी उसमें बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, और आपको इंटरव्यू में वो आपको एक मार्क्स मतलब कि अच्छे खासे मार्क्स बढ़ाने में मदद भी करता है। इसीलिए आपको इसमें लग जाना है आपको आज से ही तैयारी के लिए। तो फाइनली आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। और फाइनली एक लास्ट अपडेट आपके लिए कि जो छात्र क्लासेस करना चाहते हैं जेट के लिए, जिसमें कि अभी आपका पेपर 1 के लिए, कॉमर्स के लिए, मैथ्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, तो बहुत सारे अन्य सब्जेक्ट के लिए जो है क्लासेस जो है प्रारंभ हो चुकी है। तो जो छात्र क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें आपको लाइव क्लास हो गया, लाइव क्लास के अलावा आपको रिकॉर्डिंग क्लास हो गया, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, फुल मॉक टेस्ट हो गया, और इसमें स्पेशल मिनिमम फीस पर मतलब 20% डिस्काउंट पर आपको सारी कोर्सेज जो है आपको उपलब्ध रहेंगे, जो कि लिमिटेड पीरियड के लिए। अब क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है, तो एप्लीकेशन पर सीधे जुड़कर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर 7004579780 पर आप कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके व्हाट्सअप पर अपना नाम और सब्जेक्ट लिखकर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको वहाँ पर पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन का लिंक भेज दिया जाएगा, आप पेमेंट करके रजिस्टर कर लीजिए, आपका क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसका PDF वगैरह जितने भी अपडेट है टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।